पीएम मोदी 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। 23 और 24 तारीख को यूके में, तो वहीं 25 और 26 को मालदीव में होंगे। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम बताई जा रही है, जिससे व्यापार के क्षेत्र में बड़े फायदे गिनाए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की अपने कार्यकाल में चौथी यूके की यात्रा है। वहीं मालदीव की ये तीसरी यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। भारत और मालदीव के संबंध जो कि पिछले कई सालों में देखें तो उतार और चढ़ाव से गुजर रहे हैं, लेकिन अब चीन को साइडलाइन करके जिस तरह से मालदीव ने भारत के साथ अपने संबंधों को गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ाया है, उसी का परिणाम है कि पीएम मोदी मालदीव की यात्रा पर भी 2 दिनों के लिए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर राम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। दिल्ली में संसद भवन के ठीक करीब जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद से एक तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया। वो ये कि इसी जामा मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और साथ में उनके तमाम सांसद, उनकी पत्नी यहाँ पर बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर बैठ करके सियासी बैठक हो रही थी। लेकिन किसी मस्जिद के अंदर इस तरह से बैठक करना एक तरह से कई लोगों को नागवार गुजरा। खासतौर पे बीजेपी का कहना है और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले को लेकर के वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे कि आखिर सियासी बैठक राजनीति के लिए किसी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये बिल्कुल बगल में, पार्लियामेंट के बिल्कुल बगल में ये मस्जिद है। अक्सर बड़े बड़े नेता यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और मोहिबुल्लाह नदवी जो हैं, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस मस्जिद के दरअसल इमाम हैं और लंबे समय तक वो यहाँ पर रहे हैं। आज भी वो इमाम हैं और वो भी इस बैठक में शामिल थे। हालांकि ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये बैठक कोई सियासी बैठक नहीं थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। और समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले पे कहा कि आस्था जो है, समाजवादी पार्टी जो है आस्था के साथ चलने वाली पार्टी है, वो आस्था जो जोड़ती है। वहीं पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी तोड़ने पर विश्वास रखती है। इस पूरे मसले पर अब सियासी भूचाल शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सईद आबिद हुसैन, दिल्ली। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था, जहां पर एक तरफ विपक्ष ने एसआईआर और बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने बताया कि किस तरीके से 50 लाख से ज़्यादा वोटरों का नाम जो है वो काटा गया है और अपनी पूरी बातों को रख रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार खड़े हो गए और नीतीश कुमार ने कहा कि बैठ जाओ, तुम अभी बच्चा हो, अपने माता पिता के शासनकाल को याद करो। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जो काम किया है पिछले 20 साल में, तुम्हारे माता पिता के शासनकाल में क्या हुआ था, भूल गए क्या, तुम बच्चा हो। सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो? अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन से हमें कोई दिक्कत नहीं था। हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट यूपी यूके। धामी मंत्रिमंडल की आज सुबह हुई बैठक में 3 फैसलों पर सहमति बनी और तीनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि 2027 में हरिद्वार में कुंभ होना है, तो कुंभ के लिए राज्य की कैबिनेट ने 82 पदों को स्वीकृति दी है। यानी 82 कर्मचारी अधिकारियों के पद वहाँ पर सर्जित किए जाएंगे और उन पर जो काम करेंगे वो कुंभ के लिए काम करेंगे। इसमें आउटसोर्सिंग भी हो सकती है, कोई प्रतिनियुक्ति पर भी जा सकता है और नई भर्ती भी हो सकती है। तो ये चूँकि महाकुंभ की तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं, लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं।
रहे हैं, तो इसलिए महाकुंभ के लिए 82 पदों के सृजन को अनुमति दे दी गई है। दूसरा, इसी के साथ ही शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों की नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। प्रमोशन का एक लगातार विवाद चला आ रहा था, उसको सुलझाने का और उसको सुलझाने का प्रयास एक किया गया है, तो उसी प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ई स्टाम्प की जो व्यवस्था थी, ई स्टाम्प बहुत पहले से उत्तराखंड में लागू है, तो ई स्टाम्प को ई स्टाम्प प्रणाली में और रिफॉर्म्स करने के लिए एक प्रस्ताव आया था, उसको भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में तन्वी द ग्रेट फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। एक्टर, फिल्म डायरेक्टर अनुपम खेर संग फिल्म देखने के बाद सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया है। सीएम यादव ने कहा, आज भोपाल में मुझे प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर के साथ उनकी फिल्म तन्वी द ग्रेट देखने का अवसर मिला। मैं मध्य प्रदेश में इस फिल्म को कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने इसे ऑटिस्टिक लड़की के साथ संघर्ष, दृढ़ संकल्प और सपनों को समर्पित एक भावुक फिल्म बताया। कहा कि यह लोगों को दिव्यांग बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील, मानवीय और दयालु बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ऐसी सार्थक फिल्मों को प्रोत्साहित करेगा। शाहिद चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। B35 के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल हर्षवर्धन जैन द्वारा ये फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था और दूतावास चलाने के बाद जब इसका खुलासा किया गया तो यूपी एसटीएफ की जो नोएडा यूनिट है उसको इस बारे में जानकारी मिली और यहाँ पर छापेमारी की गई और उस दौरान छापेमारी में डिप्लोमेटिक्स नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियाँ बरामद की गई। इसके अलावा माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूटरचित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 44,70,000 रुपये नगद भी बरामद किए गए हैं हर्षवर्धन जैन से और कई देशों की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं और यहाँ से अगर हम बात करें कमिश्नरेट ऑफिस की तो महज 1 किलोमीटर के दायरे में कमिश्नरेट ऑफिस, इसके अलावा जो कविनगर थाना है वो भी आता है। रोजाना यहाँ पर लग्जरिया गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और उन सभी गाड़ियों को अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और तमाम अलग अलग देशों के झंडे यहाँ पर लगे होते थे जिनको अब उतार लिया गया है, उनको हटा दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई यहाँ पर की है। तो कुल मिलाकर रोब यहाँ पर झाड़ने के लिए इस तरह की जो तस्वीरें थी या इस तरह का जो पूरा प्रयोग था हर्षवर्धन जैन द्वारा वो किया जाता रहा था। पुरानी दिल्ली का एक मोहल्ला है फराज खाना, जिसमें एक गली है जिसका नाम है गली मीर वाला और उसी के अंदर ही एक घर है जहाँ पे फ़क़ीर रहता था और लगभग 14 साल से एक किराए के मकान में और उसे लेकर के अब पहले गुजरात पुलिस पहुंचती है, एटीएस पहुंचती है और अब दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं कि घर पर अभी भी जो लोग हैं वो रह रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ पे जूते दिखाएं जिससे अंदाज़ा होगा कि ये बहुत छोटा मकान है लेकिन इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं कम से कम उनकी संख्या 5 से 7 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं दोनों के ही जूते नज़र आ रहे हैं। फ़क़े को लेकर के पड़ोसी फ़िलहाल बातचीत करने से बच रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि वो लगभग 14 से 15 साल तक यहीं रहता था। 2003 में दरअसल गुजरात एटीएस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो कथित रूप से बांग्लादेश के थे और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। आतंकी संगठन की अगर बात करें तो वो है अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी अलकायदा के भारत उपमहाद्वीप मॉड्यूल में जो 4 आतंकी पकड़े गए हैं उनमें से एक का घर यही है। धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के केसरगढ़ में अवैध कोयला माइनिंग के दौरान एक चाल धंसने से बड़ा हादसा हो गया। प्रारंभिक सूचना के अनुसार इस घटना में दर्जनों मजदूर के धंसने की आशंका है जिसमें 9 मजदूरों के मौत की भी खबर सामने आ रही है।
जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हादसे के बाद अवैध कोयला तस्कर ही बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, जबकि अभी तक किसी भी प्रकार के आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें कि केसरगढ़ में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक चाल धंस पड़ा और वहां काम कर रहे दर्जनों मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 9 मजदूरों के मौत की सूचना है, लेकिन अब भी इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के विधायक सरयू राय ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए इलाके में चल रहे अवैध माइनिंग को लेकर बात कही थी, जिस पर कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी ने भी बीसीसीएल और कोयला माफियाओं के साथ मिली भगत की बात कहते हुए फटकार लगाई है। उत्तराखंड न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजस्थान के अलवर जिले के बीजगांवा गांव से एक बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है और 30 कांवड़िए घायल हो गए। दरअसल 13 जुलाई को बीजगांवा गांव के जो कांवड़िए थे वो हरिद्वार गए और वहां से जो जल था वो अपने गांव में लेकर आए थे, लेकिन मंदिर में, शिव मंदिर के अंदर जल को चढ़ाने से पहले गाँव वालों ने एक शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा के अंदर करीब 500 से ज़्यादा लोग शामिल थे, जिसमें भजन गाते गाते गाँव से मंदिर की तरफ तमाम लोग बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच शोभा यात्रा का जो एक गाड़ी थी वो 11,000 kV जो हाई टेंशन लाइन है उसके संपर्क में आया और एक के बाद एक जो लोग थे वो सड़क पे गिरते चले गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल हुए हैं, जिनका अलवर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक वीडियो भी सामने निकल के आया है, जिसमें एक के बाद एक लोग करंट के संपर्क में आने के बाद सड़क पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की स्थानीय पुलिस के स्तर पर जाँच भी की जा रही है। सहयोगी राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में एक अनोखा विवाह समारोह देखने को मिला। यहाँ 4 ऐसी शादियां हुई जिसमें न फेरे हुए और न दूल्हे थे, लेकिन फिर भी शादी संपन्न हुई। दरअसल यहाँ 4 युवतियों ने भगवान शिव से शादी रचाई है और यह आयोजन ब्रह्म कुमारी आश्रम से कुंज विहारी पैलेस में संपन्न कराया गया, जो न सिर्फ चर्चा का विषय बना बल्कि भक्ति भाव की अनोखी मिसाल भी बन गया। इस समारोह में शादी करने वाली युवतियों में रेखा, वरदानी, कल्याणी और आरती शामिल है, जो पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार हुई। इन सभी ने विधिवत वैदिक रीति रिवाजों से के मुताबिक शिवलिंग के पर वरमाला पहनाई और भगवान शिव को आराध्य मानकर उनके भक्ति भाव में पूरा जीवन बिताने का निर्णय लिया, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज़ स्टेट, झांसी। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसी घटनाएं जो हैं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, इसको लेकर मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो पुलिस के द्वारा दी जा रही थी। अब ऐसे में बिहार के बड़े अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी कुंदन कृष्णन ने जो किसानों पर लेकर बयान दिया था, इसके बाद कहीं ना कहीं डीजीपी अब सख्त हो चुके हैं। बीते दिन डीजीपी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी मीडिया को बाइट नहीं देगा। मीडिया के लिए अलग से प्रवक्ताओं की लिस्ट बनाई गई है, मीडिया के लिए प्रेस रिलीज जारी किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, लिहाजा कोई भी पदाधिकारी किसी भी चीज़ को बोलने से बचते नजर आएंगे। तो एक तरफ जहां पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं पुलिस को चुप रहने की हिदायत जो है वो डीजीपी के द्वारा दी गई है, क्योंकि बीते दिन कुंदन कृष्णन ने जो किसानों को लेकर बयान दिया था, उसके बाद विवाद में बिहार पुलिस आ गई थी। अब ऐसे में डीजीपी ने ये सख्त आदेश दिया है और कहा है कि कोई भी जो बयान है वो नहीं देगा, उनके लिए प्रवक्ताओं की लिस्ट है, वही इसका जवाब देंगे और साथ ही साथ जो बिहार पुलिस के पोर्टल है वहाँ से प्रेस रिलीज जारी की जाएगी और इसी तरीके से जानकारियाँ जो है वो साझा की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी, यूके। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण की एसआईटी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को निर्देशित किया है कि एसआईटी गठित की जाए और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए। इस पूरे घोटाले में
70 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी जांच की गई और 17 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति में घपलेबाजी मिली। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का ये स्कैम है और ये छात्रवृत्ति जो राज्य के बाहर के अल्पसंख्यक छात्र हैं उनको यहाँ पंजीकृत करके उनके खातों में भेज दी गई, जबकि उत्तराखंड के अल्पसंख्यक छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जानी थी। लेकिन पंजीकरण बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड यहाँ के राज्यों के जो रहने वाले छात्र थे उनका पंजीकरण करके गोलमाल करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनको उत्तराखंड के अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति दे दी गई। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि छदम नाम से इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे थे। किच्छा में एक इंस्टीट्यूट चलता हुआ मिला जिसका नाम था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल, लेकिन उसको चलाने वाले थे मोहम्मद शफीक और मोहम्मद अतीक। वहाँ भी अल्पसंख्यक छात्र रजिस्टर्ड थे बड़ी संख्या में, वहाँ भी छात्रवृत्ति का घोटाला सामने आया है। दूसरा, बसु केदार बाबा की धरती पर बसु केदार में संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहा था और उसको संचालित कर रहे थे मोहम्मद नासिरुद्दीन। वहाँ भी 24 परगना बंगाल के छात्र पंजीकृत थे जिनके खाते में ये छात्रवृत्ति गई है। तो घोटाला छात्रवृत्ति का भी है और इसमें दूसरा भी एंगल है कि चूँकि प्राय यह देखने में आता नहीं है कि कोई मुस्लिम हिंदू धर्म के नाम रख करके शिक्षण संस्थानों का संचालन करें। अब एसआईटी की जांच जल्द ही शुरू होने वाली है। एक नोटिफिकेशन गृह विभाग से आएगा, एक एसआईटी गठित हो जाएगी और इसकी जांच विस्तृत रूप से कराई जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठौर। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर जनपद का जिला प्रशासन भी पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यहाँ बात करें जनपद के तीनों विकासखंड कपकोट, बागेश्वर, गरुड़ में करीब 461 पोलिंग पार्टियां अपने मतदान स्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं। कुछ पोलिंग पार्टियां खराब रोड रास्ते के चक्कर फंसी हुई हैं, तो उन्हें भी प्रशासन जेसी मशीन की मदद से रोड सड़कों को खुलवा कर उन्हें अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचवा रहा है। तो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है और बात करें करीब 2500 से अधिक कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी एवं पीआरडी के अन्य पीएससी कंपनीज यहाँ पर अन्य जनपदों से बुलाई गई हैं। तो लगातार यहाँ पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन चुनाव को लेकर मुस्तैदी के हाथ खड़ा हुआ है। आगामी 24 तारीख को जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद में एक ही चरण में 24 तारीख को 461 बूथों में ये मतदान प्रस्तावित है। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने आज कपकोट ब्लॉक में ऑलरेडी ब्रीफिंग कर ली है पूरे फोर्स की जो कपकोट का ब्लॉक में डिप्लॉयड रहेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी, इनके भी कंबाइंड ट्रेनिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। आपदा संबंधी भी हमने तैयारियां कर ली है और रूट प्लान हमने बना लिया है। यहाँ 2 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिमांशु गढ़िया, न्यूज स्टेट, बागेश्वर। महाराजगंज में सोची समझी साजिश के तहत छात्रों के रोने का वीडियो वायरल किया जाता है, जिसमें महिला प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल मर्ज के नाम पर बच्चों को रोने का फेक वीडियो बनवाया जाता है। शुरू में तो यह सब कुछ सच लगता है, लेकिन जब इसकी गहनता से जांच होती है तो पता चलता है कि प्रिंसिपल ने बच्चों को रोने के लिए विवश किया था ताकि स्कूल के कथित मर्ज का विरोध किया जा सके। फिलहाल प्रिंसिपल कुसुमलता पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच और जो प्रशासन की तहकीकात में ये तथ्य सामने आए हैं कि जो वीडियो जो वायरल है वो प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर महुलही विकासखंड परतावल का है। और ये जो विद्यालय है ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये पेयरिंग में या युग्मन में सम्मिलित नहीं है। ये विद्यालय इंटैक्ट है, जो विद्यालय चल रहा है, और चूँकि इंटैक्ट है और वहाँ पर छात्रों का इस तरह से वीडियो शूट किया गया है, तो इसमें स्पष्ट है कि जो वीडियो बनाया गया है वो प्रायोजित है और जिन लोगों के द्वारा भी प्रायोजित किया गया है उन्हें चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला महाराजगंज के परतावल थाना क्षेत्र के रुद्रपुर भलूरी स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जिसमें दोषी पाए जाने पर महिला प्रिंसिपल को एक तरफ निलंबित किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अब जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उस जगह पर हाल ही में एक भूस्खलन हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर जो कि है हाल ही में भूस्खलन हुआ, जिसके चलते हाईवे की एक तरफ जो कि है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई थी, जिसके चलते
यातायात में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा लोगों को, लेकिन अब जो की है ये रोड जो की है फ़िलहाल साफ़ कर दिया गया। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर, पहाड़ के इस टुकड़े पर घास जो कि वो बहुत कम है और साथ ही साथ हरियाली बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो ये कंपैरिजन है कि किस तरह से जो कि है पेड़ पौधे और हरियाली या फिर कहा जाए घास जो की है वो किस तरह से पहाड़ की मिट्टी को, पहाड़ के पत्थरों को जकड़ के रखती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी भूस्खलन हो रहे हैं वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर पेड़ पौधे, हरियाली जो की है काफ़ी कम होती है, जिसके चलते मिट्टी पे, पत्थरों पे पकड़ जो की है वो घट जाती है। और जहाँ पर भी हरियाली है वहाँ पर जो की है ख़ासतौर पर भूस्खलन की शिकायतें काफ़ी कंपैरेटिवली कम नज़र आती हैं। नोएडा जैसे शहर में बरसात से पहले प्राधिकरण की तरफ से जल भराव ना हो उसको लेकर तमाम तरीके के टेंडर निकाले गए थे और नालों की सफाई करने का दावा भी किया गया था। लेकिन आज की बारिश के बाद शहर के किस तरीके के हालात हैं उसको जानने के लिए हम सबसे पहले मिनी कनाट प्लेस कहे जाने वाले सेक्टर 18 मार्केट में, जिसको अट्टा मार्केट से भी लोग जानते हैं, और तस्वीरें देखिए आप, ये सेक्टर 18 की रोड है जहाँ पर गाड़ियाँ पानी से होकर निकलने के लिए मजबूर हैं। पूरी सड़कें जलमग्न हैं, जो सीवर हैं ओवरफ्लो हो चुके हैं और पानी के निकासी के लिए जो दावे यहाँ पर किए गए थे वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आते हैं। हर साल करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए जाते हैं, उसके बाद जब बरसात आती है तो इसी तरीके से तमाम टेंडर्स पर, तमाम कार्य योजनाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर बरसात से पहले नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो दावे किए जाते हैं, तमाम निरीक्षण किए जाते हैं और संबंधित अधिकारी माइक्रो लेवल पर जांच करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो इस बरसात के बाद आप लोगों के सामने है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।